एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल पवन फिजिक्स। आज की इस वीडियो में हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में ये हमारे पास होता क्या है, उससे पहले हम बता दूं हम इस चैप्टर में जो स्टडी करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, फिर मैग्नेटिक फ्लक्स, फैराडे एंड हेनरी एक्सपेरिमेंट्स, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, लेंज लॉ एंड एनर्जी कंजर्वेशन, मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या मोशनल ईएमएफ, energy consideration, eddy currents and its applications, inductance, self inductance as well as mutual inductance and AC generator। तो ये सारे फिनोमेना जो है हम वो इस चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हमारे पास होता है क्या है। लास्ट जो हमने चैप्टर स्टडी किया वो हमने सारा मैग्नेटिज्म से रिलेटेड जो था वो सारा हमने स्टडी किया। उससे पहले जो हमारे पास प्रीवियस चैप्टर जो था इलेक्ट्रिसिटी, वो हमने स्टडी किया। तो 1820 के अंदर जो ओरेस्टेड ने जो हमें बताया कि जो है कि आपके पास जो मैग्नेटिज्म जो है और इलेक्ट्रिसिटी जो है वो दोनों आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइन होती है। आपको इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलता है। ओके, तो क्या अब इसका रिवर्स भी हो सकता है? और जो हमें लास्ट जो हमने चैप्टर में स्टडी किया वो सारा क्या स्टडी किया कि हमें इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से मैग्नेटिक फील्ड मिल सकता है। जो जितने भी हमने डेरिवेशन ड्राइव किए, जैसे सोलनॉइड के लिए है या टोरॉइड के लिए है, सिलेंडर के लिए है, कॉइल के लिए है, कोई भी करंट करेंगे अगर आपके पास कंडक्टर होता है तो उसकी वजह से हमें मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलता है। क्वेश्चन ये है, क्या हमें इससे रिवर्स भी देखने को मिलेगा? रिवर्स देखने को मतलब क्या है, क्या हमें मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से इलेक्ट्रिक करंट देखने को मिल सकता है? क्या हमें मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक करंट या वी कैन कॉल इट इलेक्ट्रिसिटी देखने को मिल सकती है? आंसर इज यस। तो इसका आंसर क्या है? यस। 1830 के अंदर इसके ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए। माइकल फैराडे एंड जोसेफ हेनरी नाम के साइंटिस्ट थे। इन्होंने हमें बताया, एक्सपेरिमेंट्स जब हुए जो हम यहाँ पर स्टडी करेंगे इस चैप्टर के अंदर भी, एक्सपेरिमेंट्स ऑफ फैराडे एंड हेनरी 1830 में। 1820 में हमें क्या पता लगा कि इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हमें मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलता है। 1830 में हमें क्या पता चला कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हमें इलेक्ट्रिक करंट भी देखने को मिलता है। जो हमें किसने बताया? माइकल फैराडे एंड जोसेफ हेनरी नाम के साइंटिस्ट ने। तो यहां से हमें जो देखने को जो मिलता है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक करंट हमें देखने को मिलता है। इसी फिनोमेना को जो नाम दिया जाता है, इसी को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। The phenomena of producing current or generating current by using magnetic field is known as electromagnetic induction, or in short form we can call it EMI, electromagnetic induction। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखना चाहें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की, तो हमारे पास क्या होगी? The phenomena of generating or producing electric current by using magnetic field is known as electromagnetic induction। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसी फिनोमेना को नाम दिया जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। ये जो हम स्टडी करेंगे कि हम कैसे इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से कैसे हम मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं, इसी फिनोमेना को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। तो सबसे पहले इसको समझने से पहले हमें पता होना चाहिए मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में। तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल में स्टडी करेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स। थोड़ा बहुत आइडिया हम पहले भी दे चुके हैं, लेकिन अगर मान लीजिए फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो अब हम इसको डिटेल में स्टडी करेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में, और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हम यहाँ पर अब स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर सबसे पहले मैग्नेटिक फ्लक्स से। मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? पहले इसको थ्योरेटिकल टर्म में समझते हैं, फिर मैथमेटिकल टर्म में चलेंगे। नंबर ऑफ लाइन पासेज इनटू a given area or a particular area or per unit area is known as
मैग्नेटिक फ्लक्स। अगर थ्योरेटिकल टर्म में अगर हम बात करें तो जैसे ये मान लीजिए आपके पास कोई एरिया है या आपके पास कोई रेक्टेंगुलर शीट है, इसका कुछ स्पेसिफिक एरिया है। इस एरिया में कितने नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स पास हो रही है, उसे हम नाम देते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स का। अब बहुत बार कंफ्यूजन रहता है पास होने का मतलब क्या। पहले इसको ध्यान से सुनना। पास होने का क्या मतलब है, अगर वो जितनी लाइन अगर इसके अंदर जा रही है, अगर वो सारी की सारी अगर इसके अंदर से अगर इससे बाहर निकल गई तो यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू 0 है। जो लाइन इसके अंदर गई है वो इसके अंदर ही रहनी चाहिए, इससे बाहर नहीं निकलनी चाहिए। अगर बाहर निकल गई इस एरिया में से तो मैग्नेटिक फ्लक्स 0। वो सिर्फ एंटर करनी चाहिए। एग्जिट अगर उतनी एग्जिट कर गई, जितनी मान लीजिए यहां से अगर इस एरिया, इस सरफेस एरिया के ऊपर 10 मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स आकर के गिरी और 10 की 10 अगर इसमें से बाहर निकल गई तो मैग्नेटिक फ्लक्स 0 है। मान लीजिए यहां पर 10 गिरी थी, 2 4 6 8 अगर बाहर निकल गई, फिर भी यहाँ पर 2 लाइन 2 4 जितनी भी लाइन बची हुई है उसकी वजह से हमें मैग्नेटिक फ्लक्स देखने को मिलेगा। तो पास होने का क्या मतलब, इसके अंदर जस्ट एंट्री होनी चाहिए। अब सारी की सारी तो रुकेगी नहीं, तो थोड़ी बहुत इसमें पास भी बाहर भी निकलेगी, तो हम पास वर्ड का यहाँ पे यूज करते हैं। लेकिन आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इस सरफेस एरिया के ऊपर फॉल होगी उसकी वजह से हमें मैग्नेटिक फ्लक्स देखने को मिलेगा, और वो उसके अंदर ही रहनी चाहिए। अगर वो सारी की सारी से बाहर निकल गई तो मैग्नेटिक फ्लक्स वहां पर 0 है। तो डेफिनेशन अगर हम देना चाहे तो क्या देंगे, द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू यूनिट एरिया इज नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स। द नंबर ऑफ lines of magnetic line of force lines of force passing through per unit area is known as magnetic flux. Magnetic flux. ओके, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर वो उसके अंदर है तो ही आपको मैग्नेटिक फ्लक्स देखने को मिलेगा। जितनी लाइन अगर एंटर की है उतनी सारी सारी बाहर निकल गई तो मैग्नेटिक फ्लक्स 0 है। अब बात करते हैं इसका थोड़ा सा मैथमेटिकल टर्म में। मैथमेटिकल टर्म में हमारे पास ये क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स। सबसे पहले इसको रिप्रेजेंट करते हैं फाई बी से। एक आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स आया था, उसको हमने रिप्रेजेंट किया था फाई ई से। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं फाई बी से। बी फॉर मैग्नेटिक फील्ड, ओके, फाई फॉर फ्लक्स। तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स जो है आपके पास क्या होता है, अब जरा इस चीज को समझिए ध्यान से। जैसे ये आपके पास कोई एरिया है, यहां पर ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, ओके। तो यहां पर जो आपके पास ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स जो है बी, और ये आपके पास एरिया है, तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है वो किसके इक्वल होता है, फाई बी इज इक्वल टू पी डॉट डी एस, या वी कैन राइट इट बी डी एस कोस ऑफ थीटा। अब थीटा को है उसको समझिए ध्यान से, सारा रोल इसी का है, नहीं तो न्यूमेरिकल्स में बहुत ज्यादा गलती हमारे पास होगी। थीटा हमारे पास क्या है, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। यहां पर थीटा जो एंगल जो है वो किसके बीच में है, मैग्नेटिक फील्ड या सिंपल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर के बीच में है, प्लेन के बीच में नहीं है। जिस प्लेन में आपने ये आपके पास कोई भी बॉडी थी, ऑब्जेक्ट था जिसका कुछ एरिया था, जिस प्लेन में आपने उसको रखा हुआ उसके नॉर्मली उसका हमारे पास एरिया होता है, उसका एरिया वेक्टर उसके नॉर्मल होता है। जैसे ये आपके पास ऐसे रखा हुआ है तो इसका एरिया वेक्टर इस टाइप से है। तो इस एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच में जो एंगल जो बनता है उसको हम नाम देते हैं थीटा का। जैसे मैं इसको एरिया वेक्टर को ऐसे दिखा रहा हूँ, इसका एरिया वेक्टर इस टाइप से, जैसे भी हो इसको रैंडमली मैंने ऐसे दिखा दिया, ये है एरिया वेक्टर आपके पास, ओके। तो यहां पर इस एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के लाइन के बीच में जो एंगल होता है उसको हम नाम देते हैं थीटा का। अब एरिया वेक्टर में बहुत ज्यादा गलती होती है, अब जरा ध्यान से समझिए। जैसे ये मान लीजिए आपके पास कोई रेक्टेंगुलर आपके पास कुछ भी है, कोई आपके पास ऑब्जेक्ट है, इसका अगर हमें एरिया वेक्टर बताना है तो कैसे बताएंगे, तो डिपेंड करता है ये किस प्लेन में रखा हुआ है। तो देखो अब हम इसको देखते हैं, तो ये किस प्लेन में है, दैट इज लाइज इन द एक्स वाई प्लेन। जो आपके पास प्लेन होता है कौन कौन सा होता है, एक्स वाई एंड जेड। एक्स प्लेन, वाई प्लेन एंड जेड प्लेन, प्लस एक्स प्लस वाई
प्लस जेड, ऐसे माइनस में हम दिखा सकते हैं इसको। तो देखिए अगर ये यहां पर आपके पास एक्स वाई प्लेन में, ये किस प्लेन में, एक्स एंड वाई प्लेन में, तो इसका जो एरिया वेक्टर जो आपको देखने को मिलेगा किधर की डायरेक्शन में देखने को मिलेगा, जेड प्लेन में देखने को मिलेगा। इसका एरिया वेक्टर किस में देखने को मिलेगा, जेड प्लेन में देखने को मिलेगा। अगर इसको ये आपके पास एक्स वाई प्लेन में है ये ऑब्जेक्ट, तो इसका एरिया वेक्टर जेड प्लेन में। अगर इधर की साइड से देखोगे तो इधर की साइड देखने को मिलेगा, अगर मैं इधर की साइड से देखूंगा तो इधर की साइड देखने को मिलेगा। जो अभी मैं बात कर रहा था, अगर ये ऑब्जेक्ट अगर आपका एक्स वाई प्लेन में है तो इसका एरिया वेक्टर जेड डायरेक्शन में। ओके, सेम ऐसे ही अगर ये आपके पास ये ऑब्जेक्ट इस टाइप से है, ये कैसे हो गया, एक्स जेड में, इधर की साइड एक्स, इधर की साइड जेड। अगर ये आपके पास ऐसे है, एक्स जेड में है, तो इसका एरिया वेक्टर कैसे, एरिया वेक्टर का मतलब एरिया की डायरेक्शन किधर की साइड, वाई पे, या तो ऐसे मिलेगी या ऐसे मिलेगी। ऊपर की साइड से देखोगे तो ऐसे मिलेगी, नीचे की साइड से देखोगे तो ऐसे मिलेगी। क्लियर। सेम ऐसे ही अगर मान लीजिए ऐसे है, ये आपके पास इस टाइप से है, कैसे, एक्स जेड प्लेन के अंदर, ये इधर के साइड आपका हो गया एक्स प्लेन, सॉरी ये आपके पास हो गया एक्स जेड प्लेन हो गया था, ऐसे है वाई जेड प्लेन के अंदर। अगर ये आपके पास है इस टाइप से वाई जेड प्लेन के अंदर, ये आपके पास वाई प्लेन, ये आपके पास जेड प्लेन, तो इसकी जो डायरेक्शन जो देखने को मिलेगी, एरिया की डायरेक्शन किधर की साइड देखने को मिलेगी, या तो इधर की साइड एक्स के अलोंग इधर, या तो माइनस एक्स या प्लस एक्स। वो आप डिपेंड कर रहा है आप किस फेस को देख रहे हो। इस फेस को देख रहे हो तो एरिया वेक्टर इधर की साइड, इधर की साइड देख रहे हो तो एरिया वेक्टर इधर की साइड। एरिया इज एन वेक्टर क्वांटिटी, एरिया जो एक वेक्टर क्वांटिटी है। एरिया जैसे आपके पास रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट है तो रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट का एरिया फाइंड आउट कर लो कि लेंथ इनटू ब्रेड्थ, मैग्नीट्यूड हमें पता लग जाएगा। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन बताओगे तो जैसे भी है एक्स वाई में है तो उसकी डायरेक्शन जेड में, अगर वो वाई जेड प्लेन में है तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन एक्स में, अगर वो एक्स जेड प्लेन में है तो उसकी डायरेक्शन वाई में। तो क्वेश्चन करते टाइम ध्यान रखना है, क्वेश्चन में वो आपको देगा कि कोई ऑब्जेक्ट एक्स वाई प्लेन में रखा हुआ है, तो ठीक है एक्स वाई प्लेन में रखा हुआ है, इट मींस उसका एरिया वेक्टर किस में, जेड में है। लेकिन अगर वो क्या है, ये कह देता है कि अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट का जो नॉर्मल जो है, वो जो ऑब्जेक्ट जिस भी प्लेन में लाई कर रहा है, ये आपको नहीं बता रहा, वो ये कह रहा है उसका नॉर्मल इसमें लाई कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल जेड में लाई कर रहा है, तो नॉर्मल का मतलब वो आपके पास सीधी सीधी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है। तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है। तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पर मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स कब मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स कब देखने को मिलेगा और मिनिमम मैग्नेटिक फ्लक्स कब देखने को मिलेगा। देखिए आप, अगर यहां पर थीटा जो है 0 डिग्री है तो उस केस में आपके पास क्या होगा, cos 0 1 मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू BDS। मैक्सिमम वहां पर आपको उस केस में मैग्नेटिक फ्लक्स देखने को मिलेगा। इफ थीटा इज 90 डिग्री देन cos 90 0, देन मैग्नेटिक फ्लक्स इज 0। उस केस में आपको मिनिमम मैग्नेटिक फ्लक्स देखने को मिलेगा। अब जरा इनका मीनिंग समझ लीजिए, मीनिंग क्या है इनका, जो अभी हम बात कर रहे थे, थीटा इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। देखिए अब जरा इसको ध्यान से समझिए, ये आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है दैट लाइज इन द वाई एंड जेड प्लेन। किस प्लेन में लाई कर रहा है, वाई एंड जेड प्लेन में लाई कर रहा है। ये इधर की साइड आपके पास वाई, इधर की साइड जेड, तो इसका एरिया वेक्टर किधर की साइड आएगा, एक्स प्लेन में, या तो ऐसे या ऐसे, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आएगा। अगर इधर की फेस से देख रहा हो तो इधर की साइड, उधर की साइड से देख रहा हो तो उधर की साइड। अब अगर यहां पर एरिया वेक्टर हो गया ऐसे, अगर यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इसी डायरेक्शन में है, अगर आपने कोई आपके पास ऑब्जेक्ट है जिसको आपने एक्स वाई प्लेन में, सॉरी वाई जेड प्लेन में रखा हुआ है, और अगर आपने वहां पर अलोंग एक्स एक्सिस वहां पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया, तो वहां पर थीटा कितना है, 0 डिग्री है। एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना बना, 0 डिग्री। थीटा 0 cos 0 1, मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स आपको इस केस में देखने को मिलेगा। अब अगर यहाँ पर थीटा 90 हो जाए, थीटा 90 का मतलब एरिया वेक्टर इधर की डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फील्ड आपने ऐसे अप्लाई कर दिया, या तो ऐसे या ऐसे, उस केस में क्या होगा, आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स ऐसे है, और सॉरी आप एरिया वेक्टर ऐसे है और आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया ऐसे, या आपका एरिया वेक्टर ऐसे, आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया ऐसे, थीटा कितना 90 डिग्री, cos 90 0। उस केस में आपको जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो देखने को मिलेगा वो आपको मिनिमम मैग्नेटिक फ्लक्स देखने को मिलेगा। ओके, तो जैसे अगर मैं इसको कहना चाहूं कि आपके पास कोई स्क्वायर लूप है जिसका कुछ एरिया है, या मैं कहूँ उसकी कुछ साइड है, और वो एक्स वाई प्लेन में लाई कर रही है, और वहां पर हमने मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जेड डायरेक्शन में अप्लाई किया हुआ है, तो बताइए वहां पर कितना मैग्नेटिक फ्लक्स देखने को मिलेगा। तो उस केस में क्या होगा, जितना भी आपके पास एरिया आएगा, एक्स वाई प्लेन में है तो एक्स वाई प्लेन में है तो उसका
जो आपको एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन जो देखने को मिलेगी वो जेड डायरेक्शन में देखने को मिलेगी, और मैग्नेटिक फील्ड भी जेड डायरेक्शन में है, तो आपके पास कितना हो जाएगा वहां पर फाइव बी जो है थीटा जीरो, मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स आपको देखने को मिलेगा। अगर अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई कर देते हैं, अपोजिट डायरेक्शन का मतलब अगर थीटा 180 है, जैसे यहाँ पर आपके पास इसका एरिया वेक्टर अगर मैं देखता हूँ इधर की साइड है, एरिया वेक्टर इधर की साइड है, और यहाँ पर आपने जैसे एरिया वेक्टर इधर की साइड है, आपने मैग्नेटिक फ्लक्स ऐसे अप्लाई कर दिया अगेंस्ट में, इस केस में कितना हो जाएगा थीटा 180 कोस 180 -1, उस केस में आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स नेगेटिव में हो जाएगा, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में। अगर ये आपके पास एरिया वेक्टर भी इधर है और आपने ये मैग्नेटिक फील्ड भी आपने इसी डायरेक्शन में अप्लाई कर रखा है ऐसे, तो उस केस में थीटा 0, और अगर ऐसे है थीटा 90, और अगर ऐसे है तो थीटा 180। ओके, इन चीजों का आपने ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट इसकी यूनिट की और डायमेंशन फॉर्मूलाज की और क्वांटिटी ये हमारे पास कैसे होती है। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, आपके पास ये कैसी क्वांटिटी है, ये आपके पास सबसे पहले तो एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी हम कैसे कह सकते हैं, किन्हीं भी दो वेक्टर की जो डॉट प्रोडक्ट जो होती है वो आपके पास एक स्केलर होती है। दो वेक्टर की जो आपके पास डॉट प्रोडक्ट जो होती है वो आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी हमारे पास आती है। तो यहाँ पर आपके पास ये दिख रहा है आपको फाइव बी इज इक्वल टू बी डॉट डी एस। मैग्नेटिक फील्ड इज एन वेक्टर क्वांटिटी, एरिया इज आल्सो एन वेक्टर क्वांटिटी, दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स आपके पास कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी हमारे पास होती है। ओके, अब नेक्स्ट बात आती है इसकी यूनिट्स की। तो यूनिट देखिए हमारे पास यहां से क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड टेस्ला और एरिया की आपके पास क्या यूनिट होती है, मीटर स्क्वायर। तो मैग्नेटिक फ्लक्स की जो यूनिट जो होती है आपके पास वो क्या होती है, टेस्ला मीटर स्क्वायर। एक यूनिट ये होती है, एक और यूनिट अगर हम कहें इसके साइंटिस्ट के नाम पे जो यूनिट दी गई है वो है वेबर, WB उसका सिंबल होता है, वेबर नाम के साइंटिस्ट पे इसकी यूनिट दी गई है। तो सिंपल आप ये भी बोल सकते हो टेस्ला मीटर स्क्वायर, या इसी को आप 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर को आप बोल सकते हो 1 वेबर हमारे पास होता है। तो इसके हेल्प से अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की एक और यूनिट बताना चाहें तो हमारे पास क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड की अगर हम यहाँ से यूनिट बताना चाहें, मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू 5v डॉट ds। तो आपके पास क्या यूनिट हो जाएगी, 5v आपके पास क्या होता है वेबर, और ये आपके पास मीटर स्क्वायर, तो वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो मोस्टली कई जगह पे आपको ये यूनिट भी देखने को मिल जाती है, वो यहीं से आती है, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स की जो ऐसा सिस्टम में जो यूनिट जो होती है वो वेबर होती है। ओके, नेक्स्ट आता है इसका डायमेंशन फॉर्मूला। डायमेंशन फॉर्मूला आप इसका खुद फाइंड आउट करके मेरे को बताएंगे कितना आपको देखने को मिलता है। सब कुछ वही चलेगा जो आप फाइंड आउट करोगे, b इज इक्वल टू f इज इक्वल टू q भी साइन ऑफ थीटा, थीटा हैज नो डायमेंशन, b इज इक्वल टू f अपॉन qv इनटू एरिया। इस सारे को सोल्व करके जो भी आपके पास आएगा डायमेंशन फॉर्मूला वो आपने मेरे को बताना है। ओके, अब नेक्स्ट इससे रिलेटेड एक दो प्रॉब्लम्स कर लेते हैं, देखिए उससे कंसेप्ट अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए दो क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास क्या है, ए स्क्वायर लूप ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर एंड रेजिस्टेंस 0.5 ओम। कोई आपके पास स्क्वायर लूप है जिसकी साइड जो 10 सेंटीमीटर है और उसका रेजिस्टेंस जो 0.5 ओम है, इज प्लेस्ड वर्टिकली इन द ईस्ट वेस्ट प्लेन। वो ईस्ट वेस्ट प्लेन के अंदर रखी हुई है, और कैसे रखी हुई है, वर्टिकल रखी हुई है। A uniform magnetic field of 0.10 टेस्ला is set up across the plane। एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 0.10 टेस्ला का उसके अक्रॉस सेटअप किया गया है इसके प्लेन के अक्रॉस इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। किसमें, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, तो आपने बताना है वहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू कितनी है। तो देखिए डियर स्टूडेंट ध्यान से पढ़िए, आपके पास यहाँ पर कंसेप्ट जो किसका है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो ये आपके पास नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो ईस्ट उधर वेस्ट इधर, नॉर्थ साउथ का एक्चुअल जो मीनिंग है नॉर्थ इधर की साइड साउथ इधर की साइड। जैसे आपके पास है ये है आपके पास ऐसे, इधर की साइड नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। अब जरा ध्यान से पढ़िए क्या कह रहा है, कोई आपके पास स्क्वायर लूप है जिसकी साइड 10 सेंटीमीटर है, उसकी साइड 10 सेंटीमीटर, रेजिस्टेंस 0.5 ओम, और वो ईस्ट वेस्ट प्लेन में रखा गया है, इधर ईस्ट इधर वेस्ट।
इसमें रखा गया है और वर्टिकल ऐसे रख रखा है, ईस्ट वेस्ट प्लेन के अंदर वर्टिकल डायरेक्शन में वो रखा हुआ है, कुछ इस टाइप से ऐसे रखा हुआ है ईस्ट वेस्ट प्लेन में। ओके, ईस्ट वेस्ट प्लेन में और वर्टिकल में, हॉरिजॉन्टल बोलता तो हॉरिजॉन्टल ऐसे हो जाता, अब ये वर्टिकल ईस्ट वेस्ट प्लेन ऐसे रखा हुआ है। नेक्स्ट कह रहा है कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो अप्लाई किया गया 0.10 टेस्ला का, वो सेटअप किया गया अक्रॉस प्लेन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। मैग्नेटिक फील्ड जो अप्लाई किया गया है वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। अब इस कंसेप्ट को जरा ध्यान से समझिए, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, नॉर्थ किधर है इधर की साइड, ईस्ट किधर है इधर की साइड, तो नॉर्थ से ईस्ट डायरेक्शन के अंदर, नॉर्थ से ईस्ट डायरेक्शन के अंदर। तो देखिए कैसे दिखाएंगे, ये है आपके पास वर्टिकल प्लेन रखा हुआ था अलोंग ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन के अंदर, वर्टिकल डायरेक्शन में रखा हुआ था ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, नॉर्थ पीछे साउथ आगे, तो वो आपके पास कुछ इस टाइप से था, वो स्क्वायर लूप जो रखी हुई थी वो ईस्ट वेस्ट में वर्टिकल डायरेक्शन में रखी हुई थी। मैग्नेटिक फील्ड जो अप्लाई किया गया है वो कहां अप्लाई किया गया है, नॉर्थ ईस्ट में। मैग्नेटिक आपके पास जो स्क्वायर लूप जो थी वो थी आपके पास ईस्ट वेस्ट में, ठीक है, वर्टिकल हमने रख दी। और यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया गया है वो अलोंग नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ऐसे, नॉर्थ में और ईस्ट में ऐसे, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो यहां से बताइए कि मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स बताने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, phi b इज इक्वल टू बी ए कोस ऑफ थीटा। तो हेयर b जो है, b की वैल्यू आपके पास गिवन है 0.10 टेस्ला, a हम फाइंड आउट कर लेंगे। साइड जो स्क्वायर है, स्क्वायर की एक साइड आपके पास गिवन है 10 सेंटीमीटर, तो एरिया कितना हो जाएगा a स्क्वायर, यानी मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो 0.1 मीटर, तो 0.1 इंटू 0.1 यही हो जाएगा मीटर स्क्वायर, एरिया आ जाएगा। बच गया थीटा। थीटा यहां पर ध्यान से देखिए, थीटा इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो एरिया वेक्टर जब हम इसका देखेंगे तो जरा ध्यान से देखिए, वर्टिकल ऐसे रखी हुई थी ईस्ट वेस्ट में, तो इसका एरिया वेक्टर ऐसे आएगा। जिस भी पॉइंट पे देखना चाहो, इसका एरिया वेक्टर इधर की साइड, इसका एरिया वेक्टर इधर की साइड, जहां पर भी आप देखोगे एरिया वेक्टर इधर की साइड आपको देखने को मिल रहा है। अब यहां पर एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना, ये दिख रहा है आपको, 45 डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री। अगर वो अप्लाई कर देता अलोंग ऐसे वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट अप्लाई कर देता, थीटा सीधा सीधा 0 डिग्री। अगर वो अप्लाई कर देता नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ, थीटा 90 डिग्री। अब उसने अप्लाई किया है नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में अप्लाई किया, थीटा कितना 45 डिग्री। क्लियर, तो थीटा 45 डिग्री। तो हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, phi b इज इक्वल टू 0.10 इंटू 0.1 इंटू 0.1 इंटू cos 45, cos 45 1/√2। जो भी आएगा सोल्व करने के बाद वो आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू आ जाएगी टेस्ला मीटर स्क्वायर या वेबर। क्लियर, बस थीटा का आपने ध्यान रखना है, थीटा में आपकी कोई कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टडी कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करें स्टूडेंट्स, कोई आपके पास सर्कुलर कॉइल है जिसकी रेडियस गिवन है, रेडियस 10 सेंटीमीटर है, तो एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं पाई आर स्क्वायर की हेल्प से। रेजिस्टेंस गिवन है 2 ओम, उसको रखा गया है, कहां पर रखा गया है, इज प्लेस्ड विद इट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। उसका जो प्लेन जो है, ये मान लीजिए आपके पास कोई सर्कुलर कॉइल है, मान लीजिए ये इसका प्लेन हो गया, सर्कुलर कॉइल है, ये इसका प्लेन है। प्लेन जो है वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ के परपेंडिकुलर है, मतलब इसका प्लेन ये अगर ऐसे रखा हुआ है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐसे अर्थ का हो गया, इसके बीच में 90 डिग्री का एंगल, यहाँ पर इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री का, तो ऐसे है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड और इसका प्लेन कॉइल का 90 डिग्री के एंगल पे, इस टाइप से है। तो मैग्नेटिक आपने वैल्यू बतानी है मैग्नेटिक फ्लक्स की, गिवन है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एट दैट पॉइंट इज 3 × 10⁻⁵ टेस्ला। तो बता सकते हैं फिर से वही, phi b इज इक्वल टू बी ए कोस ऑफ थीटा। तो हेयर b इज b मतलब मैग्नेटिक फील्ड, सीधा सीधा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट आपके पास कितना हो जाएगा, b इज इक्वल टू h इज इक्वल टू 3.0 × 10⁻⁵ टेस्ला। एरिया फाइंड आउट कर लेंगे पाई आर स्क्वायर, आर हमारे पास कितनी है 10 सेंटीमीटर, आर हमारे पास कितनी है 10 सेंटीमीटर, मीन्स फिर से वही 0.1 मीटर, तो पाई इंटू 0.1 का स्क्वायर। ओके, तो अब बचा एंगल, एंगल कितना, तो इसने क्या कहा, उसका प्लेन जो है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो एरिया कितना आएगा, ये था आपके पास इसका प्लेन अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड हम कहे या टोटल मैग्नेटिक फील्ड, आपके पास ऐसा एंगल 90 का। अब इसका एरिया वेक्टर भी तो इधर ही आएगा, ये आपके पास अगर ऐसे है तो एरिया वेक्टर भी इधर की साइड, थीटा कितना 0 डिग्री, तो cos 0 1, तो इस केस में थीटा कितना 0, थीटा 0, तो cos 0 1, phi b इज इक्वल टू
बी 3.0 इंटू 10⁻⁵ इंटू पाई इंटू 0.1 इंटू 0.1 का स्क्वायर और cos 0 1, जो भी आएगा सोल्व करने के बाद वो आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स आ जाएगा। ओके, बस आपने थीटा का ध्यान रखना, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं आपने रखनी है। क्लियर, इतना कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे एक्सपेरिमेंट ऑफ फैराडे एंड हेनरी, और उसके बेसिस पे जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन जो आएगी वो हम वहां पर स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।